नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है कनाडा बाय डिजायर चैनल में। बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज कनाडा से आई हुई है, जिसके बारे में आपको अपडेट्स देना बहुत जरूरी है। और साथ में हम लोग आपको देने वाले हैं 6 ऐसी बड़ी अपडेट्स जो 2025 से स्टार्ट हो गई है और आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। जो अगर नॉलेज आपके पास नहीं होगी तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो पीआर होने वाला है या आपका विजिटर वीजा होने वाला है या वर्क परमिट होने वाला है, वहां आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो आपको ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू से। सबसे पहली अपडेट्स ये आपको देना चाहते हैं कि कनाडा में अब आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब जो आपके पिताजी माताजी है और आपके दादा दादी है, उनका आप पीआर अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं 2025 में। ऐसा वहां पे न्यूज आई हुई है। और 2025 में ये नहीं होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमानेंटली ये काम नहीं होने वाला है। परमानेंटली ये बंद नहीं किया गया है। इसका कारण है कि इन लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी हुई है, न्यूज में से भी समझाने की कोशिश करी है कि उन लोगों की 2020 से लेकर 2024 की इतनी सारी फाइल्स पेंडिंग पड़ी हुई है, जिसको प्रोसेस वो लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम में इन लोगों ने कर दिया है। तो उस लॉटरी सिस्टम में भी ये लोग फाइल प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया है अपनी न्यूज के द्वारा, चैनल के माध्यम के द्वारा, कि हम लोग 15,000 2025 के अंदर 15,000 एप्लीकेंट्स को फाइल्स के अंदर प्रोसेस करने की कोशिश करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये फाइल का जो लोडिंग है वो वहां पे कहीं ना कहीं किसी तरह से कम हो सके, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ये लोग अपना जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जो स्टेटस है, जिन्होंने 4 साल से अभी तक स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है या नहीं ले पाए हैं, उनको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देने की कोशिश जरूर से की गई है। तो पहली अपडेट यही थी कि पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनको वहां पे पीआर के लिए 2025 में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को कनाडा नहीं बुला सकते हैं। हाँ, एक रास्ता वहां पे अभी भी खुला हुआ है, जो है सुपर वीजा का। आप सुपर वीजा अपने पेरेंट्स का अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वहां पे 5 साल आसानी से रह सकते हैं। और उस 5 साल के बाद अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो वो एक्सटेंशन भी आप वहां पे ले सकते हैं। तो ये रिलैक्सेशन वाली खबर है कि आपको वहां पे पेरेंट्स का और ग्रैंड पेरेंट्स का सुपर वीजा अभी भी स्टार्ट है। तो आप 2025 में कोशिश ये कीजिए कि जल्द से जल्द आपके पेरेंट्स का और ग्रैंड पेरेंट्स का सुपर वीजा अप्लाई कर दीजिए। सेकंड बड़ी अपडेट से आ रही है कि अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अब कनाडा में अप्लाई करना है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी आपको लैंग्वेज टेस्ट कंपलसरीली कर दिया गया है। और अगर आपने लैंग्वेज टेस्ट में अलग अलग ऑक्यूपेशंस के हिसाब से कहीं पे CLB 5, कहीं पे CLB 7 लेवल उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है, तो आप अपने आप से अगर खुद ही पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाइड कर रहे हैं तो थोड़े सावधान हो जाइएगा। अगर आपने IELTS या फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट रिजेक्शंस भी हो सकती है। तो थोड़े सावधान होकर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए IELTS या फ्रेंच लैंग्वेज टेस्ट की मिनिमम रिक्वायर्ड जान लीजिएगा। उस लेवल पे पहुंचने के बाद ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई कीजिएगा। तीसरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आ रही है वो स्टडी परमिट के रिलेटेड है। अगर आपके पास स्टडी परमिट है और आप वहां पे काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो नवंबर 2024 से लेके आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर आ गई थी, जो इन लोगों ने इम्प्लीमेंट भी कर दी गई है। जो आपको मिलेगा 24 आवर्स, पहले मिलता था जहां पे 20 आवर्स वर्क परमिट के साथ आपको मिलता था काम करने के लिए स्टडी परमिट के साथ, पर अब वही मिल रहा है आपको 24 आवर्स। आप 24 आवर्स बिल्कुल आसानी से काम कर सकते हैं और अपने वहां पे स्टूडेंट परमिट के साथ रहने के अपने खर्चे जो है उसके लिए आप आसानी से 24 आवर्स वर्क करके अपने कुछ न कुछ अपने ऊपर बर्डन कम कर सकते हैं। तो 24 आवर्स आप आसानी से वर्क कर सकते हैं स्टडी परमिट, जो 2024 के नवंबर से लागू हो चुका है। तो अगर आप 2025 में आप जा रहे हैं तो आपको अगर वहां पे वर्क कहीं पे भी मिलता है तो आप 24 आवर्स के लिए एलिजिबल है। चौथी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी कि फ्लैग पोलिंग कनाडा में अब बंद हो चुका है। मतलब जो स्टूडेंट अपनी वर्क परमिट अपनी बॉर्डर से जाके
जिसके पास यूएस का वीजा होता था वो यूएस की बॉर्डर पे जाते थे और वापस वहां से सेम डे रिटर्न आके अपनी वर्क परमिट एक्सटेंड करवा लिया करते थे। अब वो फ्लैग पोलिंग वहां पे बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। आपको भी नॉर्मल जो उनकी ऑनलाइन प्रोसेस है उसी से गुजरना पड़ेगा और उसी तरह से आपका वर्क परमिट एक्सटेंड हो सकता है। तो जिसके पास भी अगर वर्क परमिट एक्सटेंड करने का थोड़ा बहुत भी टाइम हो तो उनको ये सलाह देंगे कि आप अपना वर्क परमिट जो एक्सटेंशन करना है एज पर रूल्स अगर आपका कहीं पे भी हो सकता है तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दीजिए। और अगर इसमें जरूरत पड़े तो अपने इमिग्रेशन लॉयर की बिल्कुल भी आप मदद ले सकते हैं। अगर आपने कहीं भी किसी भी चीज के लिए अगर आपने इमिग्रेशन लॉयर के बिना जाने की कोशिश की और कहीं पे भी आपकी चूक हो गई तो आपको शायद वहां से डिपोर्टेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात को बिल्कुल भी ध्यान में रखिए। ये थी आपकी चौथी बड़ी अपडेट। पांचवी बड़ी अपडेट है वो स्टडी परमिट के रिलेटेड है। कनाडा में अब एसडीएस कैटेगरी की जो स्टडी परमिट देते थे उसको अभी बंद कर दिया गया है। अब आपको रेगुलर जो उनकी स्टडी परमिट्स है उसके अंदर ही आपको जाना पड़ेगा, जिसका टाइम अभी प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत लंबा हो चुका है। पहले एसडीएस कैटेगरी में आपको क्या करना पड़ता था कि अगर आपने कॉलेज की फीस भर दी, उसके बाद जीआईसी पे कर दी और उसके बाद आपको जीआईसी पे करने के बाद उसके सर्टिफिकेशन जो रहते थे उस सर्टिफिकेशन के साथ आप बिल्कुल आसानी से अपनी एसडीएस कैटेगरी में फाइल लगा सकते थे, जो आपका आराम से 15-20 दिन, महीने 2 महीने के अंदर आपका आ रहा था उसका परमिट, स्टडी परमिट। पर अब इस तरह से नहीं होगा। पूरी की पूरी फाइल आपकी वहां पे स्टडी की जाएगी। उस फाइल के अंदर अगर आप वहां पे जो भी फाइल अप्लाई कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों को डाउटफुल लगेगा तो वो क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी अब ध्यान रख के अपने फाइल्स लगाइएगा स्टडी परमिट के लिए। और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आपको स्टडी परमिट नहीं मिलेगा। स्टडी परमिट का रेशियो भी बहुत अच्छा चल रहा है तो आप बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं, बिना डरे अप्लाई कर सकते हैं। पर सारी के सारी इंफॉर्मेशन आप जो भी डालने वाले हैं उसको बिल्कुल भी करेक्ट डालिए और हो सके तो आप अपनी जो स्टडी परमिट डालने वाले हैं उसके अंदर जीआईसी की अमाउंट बिल्कुल भी पे करने के बाद ही डालिए, जिसकी वजह से उन लोगों को ऐसा लगे कि नहीं ये कैपेबल है कनाडा में यहाँ रहने के लिए भी और स्टेबिलिटी उनकी सही तरह से आगे बढ़ सकती है। तो ये थी पांचवी अपडेट कि एसडीएस कैटेगरी बंद हो चुकी है, लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं, आप अपनी फाइल बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। 6 बड़ी अपडेट्स। कनाडा में अब स्पाउस ओपन वर्क परमिट अमुक कैटेगरी के लिए बंद कर दी गई है, किसी किसी कैटेगरी के लिए बंद कर दी गई है। तो आप अपनी अगर स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगाना चाहते हैं तो बैचलर और डॉक्टरेट डिग्री वालों के लिए अभी भी वो खुली हुई है। तो आप जब भी स्पाउस ओपन वर्क परमिट लगाना चाहते हैं तो एटलीस्ट अपने इमिग्रेशन लॉयर से पूछ लीजिएगा कि स्पाउस ओपन वर्क की कैटेगरी उन लोगों ने जितने ऑक्यूपेशंस दिए हैं और उसमें कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन सी कॉलेजेस है जो इनमें से निकाल दी गई है और कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन है तो आप लगा सकते हैं स्पाउस ओपन वर्क परमिट। वो जाने बिना आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही टफ कंपटीशन भी वहां पे है और इस तरह से इन लोगों ने इमिग्रेशन थोड़ा टफ भी कर दिया है। पर अगर आपकी सही फाइल है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपकी सही फाइल है तो आप सही फाइल के साथ सही तरीके के साथ जाएगा तो आपकी बिल्कुल भी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल अप्रूव्ड होके आ जाएगी, क्योंकि अभी भी स्पाउस ओपन वर्क परमिट वालों के एप्लीकेशंस वालों के जो रेशियो है अप्रूव्ड होने के वो बहुत ही हाई है। रिजेक्शंस के रेशियो कहीं पे भी इतने नहीं आए हैं कि जिसकी वजह से आपको डरने की जरूरत पड़े। पर अपनी फाइल बिल्कुल ही समझदारी से जान के और उसके बाद ही अपनी स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल लगाइएगा, जिससे आपको आसानी रहे। एक बहुत ही बड़ी अपडेट स्टडी परमिट एक्सटेंशन को लेके आई है, जिसको भी आपको बहुत जानना जरूरी है कि किसी को भी अगर अपनी स्टडी परमिट एक्सटेंशन इन कनाडा वाले स्टूडेंट्स को है जो पोर्ट पे जाके करवा लेते थे पहले, अब उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। 23 दिसंबर 2024 से इन लोगों ने ये प्रोग्राम बंद कर दिया है। अब आपको भी ये अगर आपकी स्टडी परमिट एक्सटेंशन करनी है या स्टडी परमिट नए सिरे से वहां पे कुछ पढ़ाई और करनी है और वो अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको भी उसी तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशंस वहां इन कनाडा से भी आपको करनी पड़ेगी। और जिस तरह से वो लोग रेगुलर प्रोसेसिंग टाइम लेते हैं उसी तरह से प्रोसेसिंग टाइम से आपका स्टडी परमिट आएगा। उसका टाइम थोड़ा कम है, जो कम से कम भी समझ लीजिए कि 7 से 10 वीक का टाइम वहां पे है। तो आपको स्टडी परमिट एक्सटेंशन अगर आपको करना है या नई स्टडी वहां से लेनी है
तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कम से कम भी आप 10 से 15 वीक का टाइम लेके ही आप आगे चलिए, जिसकी वजह से आपको बाद में वहां पे स्टडी परमिट के बिना आपका जो वहां पे स्टेटस है टीआर का, वो टीआर का स्टेटस कहीं एक्सपायर न हो जाए। तो ये बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा कि आपका स्टेटस एक्सपायर होने से पहले आपको ये स्टडी परमिट अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करने के बाद वो उस तरह से वहां से आपको आ जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपका टीआर का स्टेटस बरकरार रहे। तो हम आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं सबको, और इस जानकारी को अगर आपको बहुत ही अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। हमारी कनाडा बाय डिजायर चैनल को आप बिल्कुल की सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसी ही ऐसी रेगुलर इंफॉर्मेशन आपको हम हमारे इसी चैनल पे देते रहेंगे, और इसको शेयर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने सारे दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, कनाडा जाने वाले के साथ, जो कनाडा में है उनके साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। हमको आपको इतना करने के लिए, बोलने के लिए अपने को ऐसा लग रहा है कि आप करेंगे ही, और अगर आपने इतना कर दिया तो आप हमारी हेल्प नहीं करेंगे, पर आप अपने जो वहां पे कनाडा में है वो, और जो कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताने वाले हैं, जो पहले से बता दे रहे हैं कि आपको कनाडा क्यों जाना चाहिए और क्यों जाना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से आप अपने फ्यूचर की प्रोग्रामिंग बना सकते हैं, और फ्यूचर में आपको कनाडा में पीआर मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट्स देने वाले हैं, सीआरएस स्कोर कितना जा सकता है, नेक्स्ट सीआरएस स्कोर कितना जाएगा वो आप समझ लीजिए आसानी से, जिससे आपका पीआर होने वाला है। तो बिल्कुल रेडी रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।